हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 23 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हमें 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। पहला है पॉलिसी क्रीप, सेकंड है द पॉलिटिक्स ऑफ एन एरियल स्नैर, थर्ड है चॉस एंड कॉन्वर्जेशंस हाउ टू कीप चिल्ड्रन एंगेज्ड, एंड फोर्थ है द पिक्चर इज़ क्लियर इट इज़ टॉप डाउन मिस इन्फॉर्मेशन। तो शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है पॉलिसी क्रीप। तो देखिए 2020 में गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल को नोटिफाई किया था और अब गवर्नमेंट इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाह रही है। अब ये अमेंडमेंट क्या है और किस लिए लाए जा रहे हैं, हम उसे समझते हैं। तो गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये अमेंडमेंट इसलिए लाए जा रहे हैं जिससे कि जो कंज्यूमर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके और इंडियन मार्केट में कंपटीशन को फ्री एंड फेयर बनाया जा सके और फ्री एंड फेयर कंपटीशन को एनकरेज किया जा सके। यानी दो इसके पीछे रीजंस बताए जा रहे हैं। पहला है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और दूसरा रीज़न है फ्री एंड फेयर कंपटीशन को एनकरेज करना हमारे मार्केट में। और साथ ही साथ इसमें कुछ और प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर एंड नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर 24/7 कोऑर्डिनेशन विद लॉ एंगेजमेंट एजेंसीज़। तो अब ऐसे में यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करना है जो कि होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। ये एंड नहीं है यहाँ पे, ये एक ही पर्सन है। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किए जाने की बात की जा रही है और इसका काम होगा 24/7 कोऑर्डिनेट करना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ और देखना कि क्या जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके साथ कंप्लायंस की जा रही है या नहीं की जा रही है। तो कंप्लायंस को इंश्योर करना काम होगा इस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का। तो और यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं जो कि इस अमेंडमेंट के द्वारा लाई जा रही हैं, जैसे कि requiring e-commerce entities offering imported goods or services to incorporate a filter mechanism to identify good based on country of origin। जैसे कि अभी हमारा लास्ट समय ये चलाया गया था वोकल फॉर लोकल। तो अब ऐसे हमें पता कैसे चलेगा कि लोकल प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो जितनी भी ई कॉमर्स एंटिटीज़ हैं उनके साथ ये रिक्वायरमेंट है कि वो एक फ़िल्टर मैकेनिज़्म को इनकॉर्पोरेट करेंगी जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि जो भी गुड्स या सर्विसेज जो इंपोर्ट किए गए हैं वो किस कंट्री से ओरिजिनेट हुए हैं। यानी जो कंट्री का ओरिजिन है इन गुड्स एंड सर्विसेज का वो इन ई कॉमर्स एंटिटीज़ को यहाँ पे डिस्क्लोज़ करना होगा, बताना होगा। और साथ ही साथ एंड सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स टू इंश्योर अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू डोमेस्टिक गुड्स। तो साथ ही साथ ये भी कि हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं और जो डोमेस्टिक गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा सके, उन्हें भी एक फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, ये भी इनके द्वारा इंश्योर की जानी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है अभी के अमेंडमेंट में। और साथ में ये कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन भी करना होगा सभी ई कॉमर्स एंटिटीज़ को, जितने भी प्लेयर्स हैं उनको खुद को यहाँ पे रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो फ्लैश जैसे कि सेल्स अक्सर आती रहती हैं इन ई कॉमर्स साइट्स पे और ये कहा जाता है कि इन सेल्स में आपको सस्ता सामान मिल जाएगा, तो फ्लैश सेल्स इंक्लूडिंग बैक टू बैक वंस आर सेट टू बी बैंड। तो इसको बैन किया जाएगा और इसके अच्छे फ़ायदे भी होंगे क्योंकि इससे जो सेल करके कहीं ना कहीं बहुत सारे कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं ये ई कॉमर्स एंटिटीज़। और ऐसे में जो ऑफलाइन जो प्रोडक्ट बिके जा रहे हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स खुद को वहाँ नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ई कॉमर्स जो साइट्स है यहाँ पे इन्हें सेल के थ्रू सस्ते सामान मिल जाएंगे। तो ऐसे में इनकॉम्पिटिटिव हो जाता है जो ऑफलाइन प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ऑल एंटिटीज़ मस्ट प्रोवाइड इन 72 आवर्स और एनी रिक्वेस्ट मेड बाय एन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट एजेंसी प्रॉबिंग एनी ब्रीच ऑफ लॉ इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़। तो इस यहाँ पे भी इसके साथ भी कंप्लायंस करना होगा और इसका टाइम लिमिट है 72 आवर्स का। तो यहाँ पे जो ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं इनके लिए कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लास्ट ईयर लाए गए थे उसमें अब अमेंडमेंट करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा और इस तरीके के कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं। पहले तो देखो यहाँ पे एक ऑफिसर को अपॉइंट करना है जो कि कंप्लायंस को इंश्योर करेगा। साथ ही साथ ई कॉमर्स जो एंटिटीज़ हैं उनको खुद को रजिस्टर कराना होगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट की जा रही हैं उनमें एक फ़िल्टर मैकेनिज़्म इन्हें इनकॉर्पोरेट करना होगा जिससे कि उन गुड्स के जो
ओरिजिनेटर कंपनी है उसका पता लगाया जा सके। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ये भी कहा गया, इस अमेंडमेंट में ये भी प्रोविजन है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू री ओपन अ प्रॉब इनटू देयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ना, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, तो वो कभी कभी ऐसा भी करती हैं कि अब कुछ ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस करती हैं जिससे कि वहाँ पे जो कंज्यूमर बेस है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो और जो ऑफलाइन मार्केट्स है वो कहीं ना कहीं इन कॉम्पिटिटिव बन जाए। तो अगर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस इन कंपनीज़ के द्वारा, इन एंटिटीज़ के द्वारा की जा रही है तो उसके प्रोब को भी इंश्योर किया जाएगा इस कमीशन के द्वारा, जो कि है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इस तरीके से जो कंपटीशन है वो फेयर बनेगा और हमारी मार्केट में फ्री एंड फेयर जो कंपटीशन है उसको एनकरेज किया जा सकेगा। Their pricing practices are skewed to favor select sellers on their platforms and that their discounting policies have hurt offline retailers। तो यहाँ पे इनके पहली बात तो डिस्काउंट के काफ़ी सारे ऑफर्स होते हैं जिससे कि ऑफलाइन जो रिटेलर्स हैं वो घाटे में चले जाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये कुछ सेलर जो है उनको स्क्यूड तरीके से फेवर करते हैं, यानी कुछ सेलर्स को तो ये प्रॉफिट प्रोवाइड करने के लिए कुछ स्कीम्स वगैरह लॉन्च कर देंगे और बाकी कुछ सेलर्स को वो तरीके नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ सेलर को ये फेवर करके ये फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं उन सेलर्स के लिए जिनको इस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जा रही है। तो ये भी एक अनफेयर प्रैक्टिस ही है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है राइटर के द्वारा कि ये जो रेगुलेशंस हैं कहीं ना कहीं अच्छे स्टेप्स हैं और गवर्नमेंट को फ्री एंड फेयर तरीके से कंपटीशन इंश्योर कराया जाना चाहिए। ई कॉमर्स एंटिटीज़ के साथ साथ जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनके भी हित को यहाँ पे देखना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, पर साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो ओवर रेगुलेशन है गवर्नमेंट का वो यहाँ पे ना हो। ओवर रेगुलेशन विद स्कोप फॉर इंटरप्रिटेटिव एम्बिग्यूटी रिस्क रिटार्डिंग ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, मतलब जो भी यहाँ पे लॉज लाए जा रहे हैं उसके ऐसे ना हो कि इंटरप्रिटेशन से उसके कई सारे मीनिंग्स निकलते हों, क्योंकि फिर जब ऐसा होता है कि कोई भी लॉ एंड रूल्स क्लियर नहीं होते हैं और उसके मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं तो उसके द्वारा इन रूल्स का यूज़ के बजाय मिसयूज़ ज़्यादा किया जाता है और इसके जो फ़ायदे होने होते हैं इन रूल्स को जिस मकसद से लाया जाता है वही डिफ़ीट हो जाता है यहाँ पे और अनफेयर तरीके से इनके अगेंस्ट चीज़ें की जाती हैं और इन लॉज का बहुत ही अनफेयर तरीके से यूज़ किया जाता है। और अगर ऐसा किया जाएगा तो यहाँ पे ई कॉमर्स जो एंटिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पे नुकसान होगा, उनके ग्रोथ में भी प्रॉब्लम्स आएंगी एंड जॉब क्रिएशन इन द फील्ड इन द हिथरटो एक्सपैंडिंग ई कॉमर्स सेक्टर वो भी सफ़र करेंगे, मतलब कि ग्रोथ भी सफ़र करेगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन यहाँ पे उसमें भी हम देखेंगे प्रॉब्लम्स आएंगी। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडिया के हित में ही है और फिलहाल की अगर हम सिचुएशन देखें, पैंडेमिक की सिचुएशन जहाँ पे जॉब का लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, तो बहुत ज़रूरी हो गया है गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ें इंश्योर की जाएँ कि इन रूल्स एंड रेगुलेशन का गलत तरीके से यूज़ ना किया जाए। अब हम देखते हैं हमारे सेकेंड आर्टिकल को, जो कि है द पॉलिटिक्स ऑफ एन एरियल स्नैर। तो यहाँ पे देखो, फ़िलहाल हम देखेंगे कि एक आयरिश एयरलाइन थी जो कि जिसका नाम है रैनएयर। यहाँ पे ये एक बेलारूस के एक जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है रोमन समथिंग है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो उनकी जो उन्होंने फ़्लाइट ली थी और उनकी फ़्लाइट ग्रीक से लिथुआनिया जा रही थी और ये बेलारूस के थ्रू ही जा रही थी। तो बेलारूस की जो अथॉरिटी है वहाँ इन्होंने इस एयरलाइन को ज़बरदस्ती लैंड कराया अपने एरिया में, ये कहकर, मतलब वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जैसे कहा गया कि इस फ्लाइट में बम हो सकता है, तो उन्हें ऐसा करना पड़ा कि उसको चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअल में ये है या नहीं है, सेफ्टी इंश्योर कराने के लिए उन्हें बेलारूस में ही फ़्लाइट को रोकना पड़ा। फिर पता चला फाइनली कि ऐसा कुछ है नहीं, ये एक फ़ॉल्स अलार्म था। उसके बाद ये किया ही इसलिए गया था जिससे कि बेलारूस की जो अथॉरिटी है वो इन जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर सके और इन्होंने इसको अरेस्ट कर लिया। अब इसके अगेंस्ट जो यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने इसके अगेंस्ट ये कहा है कि जो भी यहाँ पे एक्ट किया गया है उसको बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि है ICAO, जो कि है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे में ICAO ने एक फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे लॉन्च कर दिया है और हो सकता है जल्द ही पता लग जाए, मतलब इसका रिज़ल्ट आ जाए इस इन्वेस्टिगेशन का। अब साथ ही यहाँ पे देखो यूरोपियन यूनियन जो है उसके कमीशन
यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि ये जो पूरा एक्ट है ये डेमोक्रेसी पे एक अटैक है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एक अटैक है, क्योंकि ये जर्नलिस्ट हैं और ये फ्री हैं अपनी बात को रखने के लिए, कहने के लिए, और ऐसे में उनकी आवाज़ को दबाने के लिए अगर उनको अरेस्ट किया गया है वो भी इस तरीके से, तो ये डेमोक्रेसी पे ही खतरा है और अटैक है डेमोक्रेसी पे। और इसके साथ ही यूएस ने, यूरोपियन यूनियन ने और यूके ने बेलारूस पे सैंक्शंस इम्पोज कर दिए हैं, लगा दिए हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके का ये पहला एक्ट नहीं है, इसके पहले भी इस तरीके की चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे में हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ईरान के एक मिलिट्री कह सकते हैं मिलिटेंट ग्रुप के एक पर्सन थे जो कि है अब्दुल मलिक रीती। अब इनके साथ ये रीती नहीं, सॉरी, रिगी है, तो इनको भी इसी तरीके से अरेस्ट किया गया था कि ईरानियन अथॉरिटी ने, कि ये भी फ़्लाइट से ही जा रहे थे और इनको ज़बरदस्ती उस फ्लाइट को लैंड कराया गया और वहाँ से इनको अरेस्ट कर लिया गया। और इन पे क्या चार्जेस लगाए गए थे, इनके अगेंस्ट ये था कि ये अटैक्स करवा रहे हैं जो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ पे वायलेंस का कारण इनके ये रहे हैं, ऐसा इन पे ब्लेम किया गया था। और उसके बाद इन्हें अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद 2010 में इन्हें अरेस्ट किया गया था और उसके बाद इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब ये एक केस है, इसके अलावा यूएस का भी एक केस है जब यूएस ने ये कहा था कि जो एडवर्ड स्नोडेन है उन पर ये लगाया गया था कि ये नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के, पहले तो ये वहाँ के अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है वहाँ पे ये काम करते थे, बट उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने बहुत सारी सिक्योरिटी के बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्होंने लीक किए हैं। तो ये कहा गया कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी करते हैं, इस तहत उन्हें पकड़े जाने का यहाँ पे यूएस ने कोशिश करी। और इन्हें क्या किया गया था कि एक बोलीवियन प्रेसिडेंट की एक प्लेन थी जो कि ये जा रहे थे कहीं पे, और उस प्लेन में ये यूएस के द्वारा, ये शायद इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली होगी या क्या, ये इनके द्वारा कहा गया कि इस प्लेन में स्नोडेन हो सकते हैं और इस प्लेन को ज़बरदस्ती लैंड कराया गया ऑस्ट्रेलिया में। और फाइनली पता चला कि उस प्लेन में तो ये स्नोडेन थे भी नहीं, पर इस तरीके की जो हम देख रहे हैं सारी चीज़ें कि ज़बरदस्ती लैंड करवाना प्लेन्स को, तो ये लॉफुल है या लॉ के अगेंस्ट है, ये समझना ज़रूरी है। और इन फाइंडिंग्स के द्वारा, इन इन्वेस्टिगेशन के द्वारा यही यहाँ पे देखा जाएगा कि ये जो चीज़ें की जा रही हैं वो सही है या गलत हैं। सही है तो कैसे और गलत है तो क्यों, किस चीज़ का ये वायलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ की गई थी कि बोलीविया के जो प्रेसिडेंट थे उनको ही, उनकी फ़्लाइट को ही ऑस्ट्रिया में रुकवा दिया गया था, लैंड कराया गया था। तो उसके अगेंस्ट 7 लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने वॉइस यहाँ पे रेस किए थे। और उस समय के जो यूएन के सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी जनरल बान की मून, उन पे यहाँ उन्होंने अपनी आवाज़ को रेस किया था और इन्होंने इसको गलत भी कहा था। तो ऐसे में जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो ग्रांट करते हैं, अब जैसे एक कंट्री इंडिया है, तो इंडिया के ऊपर से कौन अपने एयरलाइंस को फ्लाई करा सकता है, नहीं करा सकता है, वो इंडिया का एक सॉवरेन राइट है। इंडिया किसी को रोक भी सकता है और किसी को अलाउ भी कर सकता है। तो ये इंटरनेशनल लॉ ही ऐसा है कि हर एक कंट्री को ये सॉवरेन राइट प्रोवाइड करता है उनके एयर स्पेस पे। अब ऐसे में यहाँ पे देखो एक कन्वेंशन की बात की हुई है जो कि है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसको हम शिकागो कन्वेंशन ऑफ 1944 भी कहते हैं। तो ये कन्वेंशन में क्या कहता है, और इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि बेलारूस इसका एक सिग्नेटरी स्टेट है। तो ये प्रोहिबिट करता है किसी भी तरीके के अनलॉफुल इंटरवेंशन के लिए अगेंस्ट सिविलियन एयरक्राफ्ट, यानी कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट है उसके अगेंस्ट आप किसी भी तरीके से अनलॉफुल तरीके से इंटरवेन नहीं कर सकते हैं। ऐसा कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन या फिर शिकागो कॉन्वेंशन में कहा गया है। अब इसके देखो आर्टिकल जो 9 है वो क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इट permit of sovereign state the right to impose restrictions including enforced landing at a designated airport in territory in exceptional circumstances or during a period of emergency or in the interest of public safety। जैसे मान लो इंडिया के ऊपर एक प्लेन फ्लाई कर रहा है किसी भी कंट्री का, तो इंडिया के पास यहाँ पे राइट है कि वो उस प्लेन को ज़बरदस्ती लैंड करा सकता है। और इस तरीके से अगर देखा जाए, क्योंकि बेलारूस जो है वो इस कॉन्वेंशन का सिग्नेटरी है, तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी एयरक्राफ्ट को, किसी भी प्लेन को एयरपोर्ट पे लैंड
करा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप करा सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होने चाहिए जो उसको वैलिडेट करते हों, जैसे कि इमरजेंसी की सिचुएशन है या आपको पब्लिक सेफ्टी का वहाँ पे आपको खतरा नज़र आ रहा है, तो इस तरीके से एक वैलिड रीज़न के साथ आप इनको लैंड करा सकते हैं। तो ये कहा गया है आर्टिकल 9 में, यानी जिस भी कंट्री के ऊपर से ये प्लेन फ्लाई कर रहा है उसके पास अथॉरिटी है कि अगर उसके पास कोई वैलिड रीज़न है तो उस प्लेन को वो लैंड करवा सकता है अपने किसी एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पे एक आर्टिकल और की बात की जा रही है जो कि है आर्टिकल 16। ये प्रोवाइड करता है होस्ट कंट्री को कि वो किसी उस एयरक्राफ्ट जो कि लैंड हो चुका है उनके एयरपोर्ट पे, उसको वो बोर्ड कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। तो ये 2 आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो इस केस से रिलेटेड है। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि द शिकागो कॉन्वेंशन अप्लाइज ओनली टू द सिविलियन एयरक्राफ्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़, यानी जितने भी यहाँ पे ये जो कॉन्वेंशन है जिसको हम शिकागो कॉन्वेंशन कह रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होंगे, सिविलियन एयरक्राफ्ट पे और उन कंट्रीज़ पे जो कि इसकी सिग्नेटरी हैं। ऐसा नहीं कि किसी पे भी एप्लीकेबल होगा। तो सिविलियन एयरक्राफ्ट पे लागू होगा और उन स्टेट्स पे लागू होगा जिन्होंने इस कॉन्वेंशन को साइन कर रखा है। अब यहाँ पे देखो, इंटरनेशनल एयर सर्विसेज ट्रांजिट अग्रीमेंट, ये भी एक अग्रीमेंट है जिसके तहत यहाँ पे 2 चीज़ें हम कह सकते हैं कि रोल में आ जाती हैं। एक तो है शिकागो कॉन्वेंशन और दूसरा है इंटरनेशनल एयर सर्विसेज ट्रांजिट अग्रीमेंट, और ये भी शिकागो के में ही इंक्लूड किया गया था 1944 में, और इसके तहत भी इसको एग्जामिन करना होगा। पर यहाँ पे ये है कि बेलारूस जो है वो इस अग्रीमेंट का सिग्नेटरी नहीं है, इसका एक पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे राइटर के द्वारा ये कहा गया है कि अ मीनिंगफुल आउटकम ICAO इन्वेस्टिगेशन में देयरफॉर प्रूव इन इवेसिव। तो यहाँ पे एक मीनिंगफुल तरीके से इन्वेस्टिगेट करना और फाइंड करना कि इन्होंने जो भी किया है वो कितना लॉफुल है या लॉ के अगेंस्ट है, क्या इन्होंने अपनी जो अथॉरिटी है, जो राइट है, उसके अंदर ही किया है या उसका वायलेट किया है। तो ये जो भी फाइंडिंग्स है इसकी निकल कर बाहर आएंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या फाइनली रिजल्ट आता है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो 3rd आर्टिकल है उसे हम समझते हैं। देखो 3rd आर्टिकल यहाँ पे ये है, चॉर्स एंड कॉन्वर्जेशंस हाउ टू कीप चिल्ड्रेन इंगेज्ड। तो फिलहाल जो पैंडमिक की सिचुएशन है उस पर हम देख पा रहे हैं कि, तो देखिए इस आर्टिकल में राइटर ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल पैंडमिक की सिचुएशन में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है कि स्कूल यहाँ पे बंद हैं और सभी बच्चे अपने घरों में ही कैद हो गए हैं। उनके पास खेलने के लिए, पढ़ने के लिए कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है, पढ़ाई सारी ऑनलाइन हो चुकी है और इसके बाद बच्चों को ये हैबिट लग गई है कि उनका ज़्यादातर टाइम जो है फ़ोन की स्क्रीन पे, लैपटॉप पे, टैब पे यहीं पर गुजरता है। तो इसके द्वारा इनका जो बचपना है वो कहीं ना कहीं वो एक अलग वे में जा रहा है। यहाँ पे पेरेंट्स का रोल यहाँ कहा गया है कि पेरेंट का रोल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ जाता है कि अगर पेरेंट्स यहाँ पे चाहें तो इन बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, अगर उनके पास वक्त है तो ज़्यादा टाइम बिताएं। क्योंकि पहले क्या था कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाहर खेलने भी जा रहे हैं, उनका एक अच्छा खासा टाइम अपने पीयर ग्रुप्स के साथ बीतता था और उसके बाद फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ वक्त बिताते थे और नॉर्मल इस तरीके का रूटीन चलता था। उनकी लर्निंग है, उनका खेलना है, हर चीज़ होता था एक नॉर्मल तरीके से। पर अब जो फ़िलहाल सिचुएशन है, ये स्कूल्स नहीं जा सकते हैं, तो स्कूल जाने का टाइम, लोगों से मिलने का टाइम, जो सोशलाइजेशन था वो उनका पूरा तरह बंद हो गया है। खेलना जो है वो भी बंद हो गया क्योंकि बाहर जा नहीं सकते हैं, पेंडेमिक की सिचुएशन है, लॉकडाउन के कारण। तो यहाँ पे बहुत रेस्ट्रिक्शन वाला माहौल हो गया है बच्चों के लिए और इनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है कि जो बच्चे, हम कहते हैं मतलब ये चंचल होते हैं और इन्हें खेलना और अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना, एक क्यूरियोसिटी इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही आ गई कि उनकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए किस तरीके से चीज़ें की जाए घर पे, क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो इस तरीके से इवॉल्व नहीं हुई हैं कि इनकी नीड्स को सेटिस्फाई कराया जा सके उन क्लासेस में। तो यहाँ पे ज़रूरी ये हो गया है कि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट करें बच्चों से ज़्यादा टाइम वो बच्चों के साथ बिताएं, जिससे कि वो फ़ोन स्क्रीन से दूर रह सकें बच्चे और पेरेंट्स के साथ टाइम बिताएं, उनके साथ खेलें, एक अच्छा खासा बॉन्ड उनके साथ बन सके। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो गया है कि
पेरेंट्स अपने अंदर भी वो हैबिट्स इनकलकेट करें जो वो चाहते हैं बच्चों के अंदर आए। अगर पेरेंट्स पूरे दिन फ़ोन पे लगे रहेंगे या बात करते रहेंगे, बच्चों को टाइम नहीं देंगे, तो ये बच्चों के लिए ही प्रॉब्लम बनेगा और बच्चे भी फिर वही हैबिट्स अपनाएंगे। वो भी टीवी स्क्रीन्स हैं या फ़ोन्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इनकी इस हैबिट को छुड़ाना और उन्हें डेली जो पहले वाला माहौल तो नहीं मिल पाएगा पर जितना हो सके उस लाइफ को, उस रूटीन को अपनाने की कोशिश करना। और अब तो लॉकडाउन भी ख़त्म हो चुके हैं, तो ऐसे में ये किया जा सकता है पेरेंट्स के द्वारा कि जो यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस है उसको अपनाया जाए, SOPs जो है उनको अपनाते हुए बाहर भी जाया जा सकता है खेलने कूदने के लिए कुछ लेवल तक। तो इन तरीक़ों को अपना कर जो बच्चों की हालत है उसको सुधारा जा सकता है, टीवी स्क्रीन से उसे दूर रखा जा सकता है और उनकी जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है, उनकी जो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उसको सेटिस्फाई किया जा सकता है। पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर सकते हैं वो पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि ऐसे में टीचर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनका रोल यहाँ पे इस पैंडेमिक की सिचुएशन में काफ़ी रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। तो लास्ट आर्टिकल और इसके रिगार्डिंग पहले भी काफ़ी सारे आर्टिकल आ चुके हैं, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं था, बस यही था कि यहाँ पे पेरेंट्स के रोल को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रखा है कि पेरेंट्स का रोल काफ़ी एक्टिवली उन्हें प्ले करना चाहिए फ़िलहाल की सिचुएशन में। तो फोर्थ यहाँ पे आर्टिकल है जो कि लास्ट आर्टिकल है, द पिक्चर इज़ क्लियर, इट इज़ टॉप डाउन मिस इन्फॉर्मेशन। तो देखिए पैंडेमिक की सिचुएशन में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो कि मिस इन्फॉर्मेशन थी पर बहुत तगड़े तरीके से ये फैली हैं। और ऐसे में ये कहा जाए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फेसबुक के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा फैल रही है, तो उसको हम जानते ही हैं कि उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन ऐसी फैलती हैं जो कि गलत होती हैं और उस पर रिलाई नहीं किया जा सकता है। पर पैंडेमिक की सिचुएशन में हमने ऐसा देखा है कि ऐसे बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है जो फैलाई गई हैं, किसके द्वारा, ये जो टॉप अथॉरिटी होती है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं उनके द्वारा फैलाई गई है, जो मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट में उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि जब बाबा रामदेव ने एक मेडिसिन निकाली थी, उसको लॉन्च करने के लिए हमारे मिनिस्टर्स वहाँ पे गए थे। तो इससे क्या होता है कि लोगों में एक परसेप्शन बनता है कि हाँ ये मेडिसिन है, और ये भी क्लेम किया गया, इवन ये भी क्लेम किया गया था कि ये दवाई WHO के द्वारा सर्टिफाइड है और ये कोरोना को ठीक कर दिए। इस मेडिसिन का नाम है कोरोनिल। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो फैलाई गई है, इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि हम कहें मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई गई है, अगर ये अथॉरिटी के द्वारा फैलाई जा रही है या उन लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, जो रिलायबल सोर्स है हमारे लिए, तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि फिर लोग इस मिस इन्फॉर्मेशन पे ट्रस्ट करेंगे और ये गलत होते हुए भी लोग इन प्रैक्टिसेस को अपनी लाइफ में अपनाएंगे और ऐसे में इनके फ़ायदे के बजाय इनका नुकसान ही होगा। तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़रूरी ये है कि इस तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है उस पर रोक लगाया जा सके, और जो यहाँ पे अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो भी वो कर रहे हैं करना होगा, और किस चीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं उनको बहुत ध्यान देना होगा कि वो किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट ना करें जिस पे फिर प्रॉब्लम ही हो जाए, मतलब फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो जाए। जैसे कि हम फ़िलहाल देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं, MPs हैं या MLA हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि काव यूरिन से कोरोना ठीक हो जाएगा, बल्कि कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपको किसी इलाज की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इस तरीके के स्टैंड हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा अपनाए जा रहे हैं या फिर पॉलिटिशियंस के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ये जो पर्सन्स हैं ये इस हालत में है कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो रिलायबल होंगे, ये जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है वो किसी स्टडी या किसी रिसर्च पे ही बेस्ड होगा। तो लोग अक्सर इनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं और उन प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं। अब ऐसे में मान लो कोई इंसान ये सोचे कि हाँ मुझे कोरोना है और मुझे कुछ नहीं होगा अगर मैं काव यूरिन को यूज़ करता हूँ, और ऐसे में वो उसको यूज़ करता है, ना कोई मेडिसिन लेता है, ना इलाज करवाता है, तो ऐसे में क्या होगा, वो खुद अपनी जो लाइफ है वो तो डेंजर में डाल ही रहा है, साथ ही साथ बाकी लोग जो उसके आसपास हैं, जिनसे वो कांटेक्ट कर रहा है, जिनसे वो इंटरेक्ट कर रहा है, उनकी लाइफ को भी वो डेंजर में डाल रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि इस जो ये सोर्स है मिस इन्फॉर्मेशन का, उसको रोका जा सके और मिस इन्फॉर्मेशन इस तरीके की अथॉरिटी के द्वारा तो एटलीस्ट ना फैलाया जाए, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होंगे। तो ये आज हमारे 4 आर्टिकल थे जो इम्पोर्टेंट थे द हिंदू में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।